Good morning everyone, welcome to Civil Daily Platform. This is 7th lecture in the series of Construction Technology और आज हम लोग 4th chapter start करने जा रहे हैं which is Construction of Superstructure. तो अगर आप Construction of Superstructure के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो there are various component of superstructure. We are going to start this chapter with wall के बारे में पढ़ना है आज. But before that we will have a small introduction of superstructure, difference between superstructure and substructure. हम लोगों ने superstructure substructure के differences को already foundation में discuss कर लिया था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा just उसको remind करेंगे और remind करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम लोग आज के क्लास में definition of wall, types of wall, classification based on load, classification based on material used for the construction of wall, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज के क्लास में बात करेंगे. तो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, बट वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स अबाउट वॉल. डेफिनेशन देखने वाले हैं हम लोग, टाइप्स देखने वाले हैं. अगर वॉल के डेफिनेशन की बात करें उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको डील कर लेते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी किसी भी, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन, आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आपकी ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन में किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को अगर आप बना रहे हो तो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को या एक स्ट्रक्चर को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. बेसिक डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज substructure and second is superstructure. So which one is known as substructure and which one is known as superstructure? Any structure below the level of earth level, earth surface के नीचे वाले जो भी स्ट्रक्चर को आप कंस्ट्रक्ट करते हो इसको ब्रॉडली हम लोग सबस्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड अबव इट इज नोन एज सुपरस्ट्रक्चर. आपने ऑलरेडी देखा हो, अगर आपने घर बनाना है तो प्लिंथ लेवल के नीचे की जो भी आपकी स्ट्रक्चर है, आप फाउंडेशन कर रहे हो, प्लिंथ लेवल के नीचे आप बीम दे रहे हो या जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपकी डिज़ाइन जैसी है, तो वहाँ पे आपकी जो वो स्ट्रक्चर की पार्ट है उसको हम लोग सुपरस्ट्रक्चर काउंट करेंगे, बट अबव इट विल बी नोन एज सुपरस्ट्रक्चर. तो जब आप सुपरस्ट्रक्चर की बात करते हो तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वॉल, इट इज़ अबाउट रूफ, इट इज़ अबाउट छज्जाज, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग, इट इज़ अबाउट डोर, इट इज़ अबाउट विंडोज. तो हम लोग इन सारे चीज़ों को सुपरस्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स अबाउट दिस पार्ट्स फ्रॉम दिस लेक्चर, एंड दिस वन इज फर्स्ट वन फॉर दिस सुपरस्ट्रक्चर. तो अगर वॉल के डेफिनेशन की बात करें, वॉल हैज़ वेरी बेसिक डेफिनेशन. आपने अपने डेली लाइफ में वॉल रोज़ देखा होगा, आप अभी भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप जिस रूम पे बैठे हो उसके चारों तरफ वॉल ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. ओके, तो अगर आप वॉल की बात करते हो, वॉल के डेफिनेशन की बात करते हो, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है मैं उसे पढ़ लेता हूँ. उसके बाद फिर जो भी इसके डेफिनेशन है मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी. वॉल कितने टाइप की होती है, यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा. Structural element used to divide or enclose and in a building construction to form the periphery of a room or a building. In traditional masonry construction, walls supported the weight of the floor and roof, but modern steel and reinforced concrete frame as well as heavy timber and other scuttle structure requires exterior wall only for shelter and sometimes dispense with them on the ground floor to permit easier access. Now if you are talking about wall, then there are two basic purpose to construct a wall for any of the structure. किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आप वॉल को बना रहे हो ना, तो दो बेसिक आपकी नीड होती है जिसको फुलफिल करना होता है. इन ट्रेडिशनल बिल्डिंग क्या नीड होता है? ट्रेडिशनल बिल्डिंग का मतलब जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स है जहाँ पे आपकी जो इंजीनियरिंग कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज नहीं की गई है, या हम लोगों ने वहाँ पे आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर या स्टील स्ट्रक्चर, मॉडर्न जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के अगर मैं ओल्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे वॉल का काम क्या होता है? वहाँ पे वॉल का काम होता है आपकी रूफ का, आपके अपर पोर्शन में जो भी आपका जो वेट है, लाइव वेट है, डेड लोड है, लाइव लोड है, सारे लोड्स को क्या करता है? वॉल ट्रांसफर करता है टू द फाउंडेशन और टू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिलो द वॉल. तो अब क्या है, अगर आप बात करोगे वॉल के फर्स्ट पर्पस की, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्पस क्या है? लोड को ट्रांसफर करना. लेकिन अगर आप मॉडर्न स्ट्रक्चर की बात करोगे, स्टील स्ट्रक्चर की बात करोगे, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करोगे, देन देयर इज नो नीड ऑफ वॉल टू जस्ट ट्रांसफर दिस लोड फ्रॉम रूफ टू फाउंडेशन. यहाँ पे वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है लोड को ट्रांसफर करने के लिए. इट इज़ ओनली कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग अ शेल्टर.
अब शेल्टर की क्या ज़रूरत है, यू ऑलरेडी नो। आप अगर वॉल को कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, आप अगर एक शेल्टर प्रोवाइड नहीं करते हो, वन क्वेश्चन मे कम इन योर माइंड, इट माइट स्ट्राइक योर माइंड कि अगर हम लोग वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम लोग वॉल ही कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं अगर हम लोगों को सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड करना है। वी कैन यूज़ प्लाईवुड और डिफरेंट मटेरियल्स। तो आप अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो, आप अगर एक हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए होता है, आपको वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, आपके टेम्परेचर चेंजेस है, आपकी ह्यूमिडिटी है, उससे भी आपको बचना होता है। आपकी जो टेम्परेचर में वेरिएशन है उसको आपको कंट्रोल करना होता है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लाईवुड एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू प्रोवाइड शेल्टर। तो वॉल की दो पर्पस हो गई। फर्स्ट पर्पस में हम लोग लोड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड इन द सेकेंड पर्पस व्हाट वी डू, वी यूज़ वॉल फॉर द शेल्टरिंग पर्पस, है ना। तो अगर हम लोग किसी अपार्टमेंट की बात करें, किसी बड़े स्ट्रक्चर की बात करें, यू ऑफन हैव सीन कि वहाँ पे क्या होता है, आपकी ग्राउंड फ्लोर में वॉल्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। वाई? बिकॉज फॉर द ईजियर एक्सेस, आपको आराम से आप उसके बिल्डिंग के अराउंड आप उसके बिलो वाले कंपोनेंट को यूज़ कर पाओ फॉर द पार्किंग पर्पस, फॉर डिफरेंट पर्पस। तो वहाँ पे वॉल को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है। इट मीन्स दैट वॉल हैज़ नो रोल फॉर ट्रांसफरिंग लोड्स। आपको वॉल का कोई भी इस्तेमाल नहीं है लोड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। लोड्स हमेशा किससे ट्रांसफ़र होते हैं, आरसीसी फ्रेम्ड या स्टील स्ट्रक्चर आप जो बना रहे हो, तो उसमें स्टील का जो वर्टिकल कंपोनेंट है या आरसीसी कॉलम है, वो लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ वॉल। अगर हम लोग वॉल को डिवाइड करें, वॉल के बारे में स्टडी करें, ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करें, देन वी कैन से वॉल इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज लोड बेयरिंग वॉल एंड सेकेंड इज non-load bearing wall. So what is load bearing wall? We have already discussed about load bearing wall. Like if you are constructing a wall for the purpose of transferring load, of roof and different structural component above the wall, then it is known as load bearing wall. Like आपने पुराने स्ट्रक्चर में देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, आपको मोटे मोटे दीवार प्रोवाइड किए जाते हैं। वाई दिस थिक वॉल? क्योंकि लोड को ट्रांसफर करना होता है। एंड इफ यू विल नॉट प्रोवाइड थिक वॉल, जहाँ पे आपकी जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो अगर अच्छी नहीं होगी, देन दिस वॉल विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द लोड टू द फाउंडेशन, और वॉल क्या हो जाएगा आपका, वॉल में बकलिंग हो जाएगी, वॉल आपका फेल हो जाएगा। बट नॉन लोड बेयरिंग वॉल क्या है, द वॉल्स विच इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेल्टरिंग। वहाँ पे और कोई पर्पस नहीं है, वॉल को लोड ना ट्रांसफर करना है, ना कोई और पर्पस है, जस्ट यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर वॉल फॉर द शेल्टरिंग पर्पस। सो इट इज नोन एज नॉन लोड बेयरिंग वॉल। तो हम लोग बेसिकली लोड बेयरिंग वॉल को डिटेल्स में देखने वाले हैं। नॉन लोड बेयरिंग वॉल की डेफिनेशन काफ़ी है, इफ़ यू विल जस्ट डिफाइन इट देन इट विल बी इनफ फॉर दिस नॉन लोड बेयरिंग वॉल। अगर लोड बेयरिंग वॉल के बारे में बात करें, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, अ वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट द अबव स्लैब और अदर बिल्डिंग एलिमेंट इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ लोड बेयरिंग वॉल। तो कभी भी किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए, देन इट इज नोन एज लोड बेयरिंग वॉल। देयर इज एन इमेज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी दिस इमेज आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे आपको क्या है, जहाँ पे मैं आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आपकी कोई कॉलम है क्या, नहीं है। इसका मतलब जो भी लोड्स है, रूफ की लोड है, लाइव लोड है, वो लोड कैसे ट्रांसफर होगी, इस वॉल से ट्रांसफर होगी। सो दिस काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दिस काइंड्स ऑफ वॉल इज नोन एज लोड बेयरिंग वॉल। अगर आप इसके मेन फीचर्स की बात करोगे तो ये आपके स्क्रीन पे है, मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देख सकते हो। सो अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये किस तरह का एलिमेंट है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, और ये लोड को कैरी करता है अपर फ्लोर से डाउन फ्लोर तक, ट्रांसफ़र करता है लोड को फाउंडेशन तक, और इसके साथ साथ आप इस स्ट्रक्चर में बीम, स्लैब, वॉल, ये सब अबव द फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब इस तरह के वॉल, अ वॉल डायरेक्टली अबव द बीम इज कॉल्ड लोड बेयरिंग वॉल इफ इट इज डिजाइन टू कैरी वर्टिकल लोड। अगर वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया बनाया गया है तो इट इज नोन एज लोड बेयरिंग वॉल। ये अपने लोड को भी कैरी करता है, इसका ओन वेट है, एवरी बॉडी हैज़ इट्स ओन वेट ना। तो अगर वो लोड को कैरी कर रहा है, लाइव लोड को कैरी कर रहा है, इसके साथ साथ रूफ के लोड को कैरी कर रहा है, बट उसका जो अपना वेट है उसको भी कैरी करता है। दिस वॉल इज टिपिकली ओवर वन अनदर ऑन ईच फ्लोर। तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एक रूम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टॉप व्यू बता रहा हूँ।
आपने ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ऊपर आप क्या चाहते हो, ऊपर आप चाहते हो ना कि यहाँ पे जो है आप इस तरीके से वॉल प्रोवाइड करो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस. वाई? बिकॉज हेयर यू कैन सी दैट लोड क्या करना है, लोड ट्रांसफ़र करना है. तो आपको क्या करना होगा, आपके ऊपर जो इसको वॉल बनाना है ना, आपको इसी तरीके से वॉल कंस्ट्रक्ट करना होगा, एंड फॉर द पार्टीशन पर्पस ओनली, नॉट फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ लोड. आपको लोड कंसिडर नहीं करना है, जस्ट आपको ट्रांसफर पर्पस के लिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल कंसिडर कर सकते हो. बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस वॉल्स टू ट्रांसफर द लोड, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो रूफ है वो डैमेज हो जाएगा जस्ट फॉर द पार्टीशन पर्पस. बट बिकॉज दिस काइंड्स ऑफ वॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हॉलो ब्रिक, जिसकी वेट कम होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हेवी ब्रिक या स्टोन यूज़ करते हो, स्टोन मशीनरी, तो इसका एक अपना वेट होगा जो आपके स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर. अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आप देख सकते हो दिस वॉल इज टिपिकली, ये मैंने डिस्कस कर लिया. लोड बेयरिंग वॉल कैन बी यूज्ड एज एन इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल, दोनों टाइप से यूज़ किया जा सकता है, इंटीरियर पर्पस में भी और एक्सटीरियर पर्पस में भी. दिस काइंड ऑफ वॉल विल ऑफन बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. ये क्या होता है, फ्लोर के परपेंडिकुलर होता है, और कॉन्क्रीट इज एन आइडियल मटेरियल टू सपोर्ट दिस लोड. अब आप अगर वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो बिलो में जो मटेरियल होगा, द आइडियल मटेरियल इज कॉन्क्रीट फॉर दैट. तो ये आपने फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया. अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ लोड बेयरिंग वॉल के बारे में, तो बाय नेम आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. आप फिर इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो, डेफिनेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हो. अगर मैं टाइप्स की बात करूं, फर्स्ट इज प्री कास्ट कॉन्क्रीट वॉल. यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी इट इज रिटन दैट प्री कास्ट. इसका मतलब क्या, आपके मटेरियल को ना पहले ही कास्टिंग कर दिया गया और बाद में आपने क्या किया, उसको जस्ट ला करके यूज़ कर लिया. तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, आपको जस्ट प्री कास्टेड कॉन्क्रीट को यूज़ करना है. सो प्री कास्ट कॉन्क्रीट वॉल. रिटेनिंग वॉल. रिटेनिंग वॉल बेसिकली क्या होता है ना, ये एक हेवी, आपको हेवी स्टोन या फिर आपको जो हेवी कंस्ट्रक्शन है करके, जब आप किसी भी ऑलरेडी आपने क्या किया है, आपने किसी सॉइल फील्ड है या फिर आपको बेसिकली लेटरल प्रेशर को आपको बेयर करना है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, रिटर्निंग वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो. इसके बाद आपका मैशनरी वॉल. यहाँ पे क्या होता है, आप छोटे छोटे पीसेस से, पीसेस ऑफ ब्रिक या पीसेस ऑफ स्टोन, या आप बोल सकते हो पीसेस ऑफ ब्रिक, मैं नहीं बोल सकता, ब्रिक्स का यूज़ करके या आप अगर स्टोन का यूज़ करके आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो, देन इट इज़ नोन एज मैशनरी वॉल. लेकिन यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसकी लेटरल स्टिफनेस बहुत कम होती है. अब ये लेटरल स्टिफनेस क्या होता है, मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ. सपोज आपने एक यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट किया है ना, और इधर में आप क्या कर दिया, आपने इस तरफ में क्या कर दिया, सॉइल फिल कर दिया, इधर में सॉइल फिल है. तो ये सॉइल क्या करेगा, ये सॉइल यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉइल आपको एक लोड यहाँ पे लगाएगा, है ना. और अगर आपकी वॉल की मटेरियल या आपकी वॉल की बॉन्डिंग ठीक नहीं है, तो ये वॉल यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से आपका वॉल टूट सकता है, और टूट के यहाँ से वॉल फेल हो सकता है. बट अगर आप यूज़ कर रहे हो मैशनरी वॉल, तो वहाँ पे क्या होता है, वो पीसेस से बने हुए होते हैं ना, पीसेस ब्रिक से बने होते हैं या स्टोन पीसेस से बने होते हैं. तो इसी रीज़न से यहाँ पे जो लेटरल प्रेशर है ना, वहाँ पे वीक होता है. बिकॉज यू ऑलरेडी नो, अगर आपने कॉन्क्रीट यूज़ किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने अगर मोटर यूज़ किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप जानते हो मोटर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ वीकर इन दिस लेटरल प्रेशर, लेटरल स्टिफनेस कम होती है वॉल की. प्री पैनलाइज्ड लोड बेयरिंग मेटल स्टड वॉल. तो यहाँ पे आप ऑलरेडी बाय नेम समझ सकते हो कि प्री पैनलाइज, पहले से आपको पैनलाइज करना है, और उस तरह की जो लोड बेयरिंग वॉल है मेटल स्टड वॉल, तो उसको हम लोग आपको प्री पैनलाइज्ड लोड बेयरिंग मेटल स्टड वॉल बोलते हैं. ये किस लिए यूज़ होता है, ये एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग के लिए यूज़ होता है. एंड द मेटल कैन बी स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम. इट सपोर्ट्स ग्रेविटी, सिस्मिक एंड विंड लोडिंग. तो इस तरह के जो वॉल्स हैं, ये आपको बेसिकली अर्थक्वेक से या छोटे मोटे विंड के लोड से हैम्पर नहीं होते, स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है. बट आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको पैनल बनाना होता है, पैनल बना के आप वहाँ पे मेटल पीस यूज़ करते हो. इंजीनियरिंग ब्रिक वॉल, वेरी कॉमन टाइप, आप इसको हमेशा हर जगह पे देखोगे. आप ब्रिक का यूज़ करके इंजीनियर वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. स्टोन वॉल एंड ब्रिक वॉल, द कंस्ट्रक्शन मेथड इज ऑलमोस्ट सेम, दोनों जगह मैशनरी की जाती है. बट स्टोन वॉल में क्या होता है कि मटेरियल जो यूज़ होता है वो क्या होता है, स्टोन होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टाइप्स ऑफ बेयरिंग वॉल. अगर मैं बात करूं अपने अगले टाइप के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूं नॉन लोड बेयरिंग वॉल के बारे में,
तो उससे पहले मैं आपको इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल बताऊंगा। इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल क्या होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इफेक्टिव हाइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। अगर आपने वॉल कंस्ट्रक्ट किया है, आपने एक वॉल बनाया, सपोज आपके पास यहाँ पे ग्राउंड लेवल इस तरीके से थी और आपने इस ग्राउंड पे क्या किया, आपने इस ग्राउंड पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, आपने यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो अब आप बोलोगे, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा वॉल की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, वॉल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, कि वॉल की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है। बट इज इट द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल? नहीं, यहाँ पे हमको इफेक्टिव हाइट कंसिडर करनी होती है। और इफेक्टिव हाइट का मतलब क्या होता है, हम लोग वॉल के हाइट को उसके हाइट से ज़्यादा कंसिडर करते हैं या कम कंसिडर करते हैं। तो कब ज़्यादा कंसिडर करते हैं, कब कम कंसिडर करते हैं, इसको हम लोगों को देखना है। It is the considered height of wall for designing thickness of the wall and slenderness ratio. The effective height of the wall is taken as follows. तो अगर आपको इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल पता है तो आप वहाँ पे वॉल की जो थिकनेस है वो डिसाइड कर सकते हो या सिलेंडरनेस रेशियो डिसाइड कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि ये इफेक्टिव हाइट कब कितनी होने वाली है। अगर आपके पास एक वॉल है जहाँ पे आपको प्रेशर सिर्फ इस डायरेक्शन से लग रहा है, वर्टिकल प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, सो इस डायरेक्शन से सिर्फ प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉल की इफेक्टिव हाइट कितनी लेनी है, आपको वॉल की इफेक्टिव हाइट लेनी है 1.5 इंटू एक्चुअल हाइट। अगर एक्चुअल हाइट यहाँ से यहाँ 10 मीटर है तो आपकी वॉल की इफेक्टिव हाइट कितनी कंसिडर करनी है, आपको 15 मीटर। लेकिन अगर वहाँ पे आपको लेटरल प्रेशर लग रहा है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि एक प्रेशर यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉल की इफेक्टिव हाइट कितनी कंसिडर करनी है, 0.75 इंटू एक्चुअल हाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल। अगर मैं बात करूँ सिलेंडरनेस रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरह की रेशियो है। बेसिकली हम लोग जब आरसीसी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम लोग कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो की बात करूँ तो रेशियो ऑफ द वॉल इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट। इफेक्टिव हाइट मैंने अभी कैलकुलेट किया, इफेक्टिव हाइट बाई, अगर आप इसकी इफेक्टिव थिकनेस से डिवाइड करोगे, इफेक्टिव हाइट बाई इफेक्टिव थिकनेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो वॉल के लिए। तो आपको जस्ट मालूम होना चाहिए कि वो सिलेंडरनेस रेशियो क्या है। अगर मैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल के बारे में बात करूंगा तो आपको ऑलरेडी मालूम है नॉन लोड बेयरिंग वॉल किसको बोलते हैं, जो लोड बेयर ना करे और बेसिकली शेल्टरिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो। नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स आर दोज वॉल which do not bear any load of the main RCC roof structure of the building. These walls are constructed just to act as a partition between rooms as outer covering of the building. In RCC or steel frame building, all the vertical load of the roof are taken by RCC column, and all the or most of the walls are non-load bearing wall. One can remove any number of wall of this non-load bearing wall without endangering the safety of the building. तो यहाँ पे क्या है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन में क्या है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर जो है कहीं भी लोड ट्रांसफर के लिए आपका वॉल का इस्तेमाल नहीं करती है। और इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि इस तरह के वॉल्स में आप जितने भी चाहो नंबर ऑफ वॉल्स हटा दो, आपको कोई स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का डेंजर आपको आने वाला नहीं है, किसी भी तरह का डैमेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आप अगर एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के चारों वॉल को हटा दोगे तो रूफ बचेगा क्या, रूफ नीचे आ जाएगा। दो वॉल ही हटाओगे तो रूफ नीचे आ जाएगा। बट इन केस ऑफ दिस नॉन लोड बेयरिंग वॉल आप जितना चाहे रिमूव कर सकते हो, जस्ट फॉर द पार्टीशन हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो ये वॉल है ना, यहाँ पे ये प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक का बना हुआ है। यहाँ पे ये जो आपका वॉल है आपको दिख रहा है, एंड दिस वॉल हैज़ नो रोल। आप इसको जस्ट पार्टीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कार पार्किंग हो सके, या आप अगर इसको रूम बनाना चाहते हो, रूमिनेस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो जस्ट फॉर दिस पर्पस वी प्रोवाइड दिस वॉल्स। लेकिन आपकी जो भी लोड्स है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है, वो थ्रू कॉलम ट्रांसफर हो रही है। तो ये आपकी ये इस तरह के हम लोग वॉल को क्या बोलते हैं, इस तरह के वॉल को हम लोग नॉन लोड बेयरिंग वॉल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या होता है, आप रिटेन से आप समझ सकते हो कि रिटेन टर्म किसके लिए इस्तेमाल होता है। रिटेन टर्म बेसिकली रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, रिटेन कर रहे, रोक रहे, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। सो रिटेनिंग वॉल विल डू व्हाट, रिटेनिंग वॉल विल डू व्हाट, इट विल जस्ट रिटेन द लोड, द लेटरल लोड कमिंग थ्रू एनी ऑफ द मटेरियल जिसको ये रिटेन किया है।
तो अगर मैं बात करूँ रिटेनिंग वॉल का, तो ये क्या काम करता है, बेसिकली ये रेजिस्ट करने का काम करता है लेटरल प्रेशर को। सॉइल, बेसिकली हम लोग सॉइल को हम लोग एक स्टेपिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं सॉइल की बात करूँ, तो अगर आपको बोलूँ एंगल ऑफ रिपोज, आपको ऑलरेडी मैंने बताया, मैं क्या करता हूँ ना, सॉइल को ऐसे फ्रीली छोड़ देता हूँ। सॉइल को फ्रीली छोड़ देता हूँ तो सॉइल एक एंगल क्रिएट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाई, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, राइट। बट अगर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू बढ़ के 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू बढ़ के 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन ऑफ मटेरियल है, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हम इस डायरेक्शन में आ जाए, बट ऐसा होगा क्या, नहीं। ये मटेरियल क्या करेगा, एक लेटरल प्रेशर वॉल पे क्रिएट करेगा, या एक लेटरल प्रेशर उस ऑब्स्ट्रक्शन पे क्रिएट करेगा जिसको हमने बनाया है। यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाएंगे ना, उस पर ये प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसी प्रेशर को हम लोग बेयर करने के लिए जिस वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल, ठीक है। आपके पास एक एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस तरह की कंस्ट्रक्शन। अगर आप इस वॉल को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, ये सारी सॉइल की इरोजन हो जाएगी, सारा सॉइल नीचे आ जाएगा। बट आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे सारी की सारी सॉइल नीचे आएगी ना, तो सारी की सारी सॉइल ऐसा नहीं है कि प्लेन हो जाएगी, बट यहाँ पे एक आपको जो स्लोपिक एरिया मिलना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये एक्चुअली एरो आ गया है, इस तरह की स्लोपिक एरिया आ जाएगी सॉइल के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक वर्टिकल इस तरीके से सपोर्ट दूँ, तो मेरे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सॉइल है ना, ये सॉइल क्या काम करता है, ये सॉइल एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग लेटरल प्रेशर बोलते हैं, और इसी को बेसिकली हम लोग रेजिस्ट करने के लिए रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिटेनिंग वॉल, दिस इज ऑल अबाउट वॉल्स। अलग अलग टाइप के वॉल हम लोगों ने आज के क्लास में देखा। मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, वी कैन से ब्रिक वॉल, स्टोन वॉल, रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल, कॉम्पोजिट मशीनरी वॉल, हॉलो ब्रिक ब्लॉक वॉल, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वॉल, प्रीकास्ट वॉल, सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक वॉल। तो अगर आप मटेरियल के अकॉर्डिंग ब्रिक से बनाते हो, ब्रिक वॉल बोलते हो, स्टोन का यूज़ करते हो, स्टोन वॉल बोलते हो, रेनफोर्स्ड कर ब्रिक यूज़ करते हो, रेनफोर्समेंट भी यूज़ कर रहे हो, ब्रिक भी यूज़ कर रहे हो, रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल बोलते हो। कॉम्पोजिट मशीनरी करते हो तो वहाँ पे आप कॉम्पोजिट मशीनरी वॉल बोलते हो। हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक यूज़ करते हो तो हॉलो कॉन्क्रीट वॉल ब्लॉक वॉल बोलते हैं हम लोग। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, किस तरह के मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग वॉल को इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। कल के क्लास से हम लोग मशीनरी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, और क्या करते हैं, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।